मैं इस अनजान शहर में नया था। दिन भर किराए का मकान ढूंढते ढूंढते थक चुका था। हर दरवाजा खटखटाया पर कहीं ठिकाना नहीं मिला। तभी एक दोस्त ने कहा, एक घर है जहां एक विधवा औरत अकेली रहती है, लेकिन लोग उसके बारे में तरह तरह की गलत बातें करते हैं, इसलिए कोई वहां टिकता नहीं। लोगों की बातें सुनकर भी न जाने क्यों मेरे दिल ने वहीं घर चुन लिया। शाम ढल चुकी थी जब मैं उस पुराने घर के दरवाजे तक पहुंचा। धीरे से खटखटाया और जैसे ही वो औरत सामने आई, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि वो औरत तो मैं एक पुराने पेड़ के नीचे फैक्ट्री के पुराने लोहे के फाटक के पास चुपके से बैठा था। नई नौकरी का पहला दिन था। तनख्वाह अच्छी थी, इतनी कि कुछ पैसे बचाकर घर भेज सकूं। लेकिन एक परेशानी थी, रहने का कोई ठिकाना नहीं था। इस अनजान शहर में मैं बिल्कुल अकेला था। मेरे साथ मेरा परिवार नहीं था, और शायद यही वजह थी कि कोई भी मुझे किराए पर कमरा देने को तैयार नहीं था। ये शहर मुझे खाली और बेगाना सा लग रहा था। मैं घंटों उसी पेड़ के नीचे बैठा सोचता रहा, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। आखिरकार भूख ने मुझे हिलने पर मजबूर कर दिया। मैं उठा और पास के एक छोटे से ढाबे की ओर चल पड़ा। वहां की रौनक और खाने की महक ने थोड़ी राहत दी। मैं एक कोने की मेज पर बैठ गया। एक युवा लड़का जिसके चेहरे पर मेहनत की थकान साफ दिख रही थी, मेरे पास आया और मुस्कुराते हुए खाने का ऑर्डर पूछने लगा। मैंने साधारण सी रोटी और सब्जी मंगाई। जैसे ही मैं खाने का इंतजार करने लगा, मुझे अचानक लगा कि कोई मुझे गौर से देख रहा है। मैंने मुड़कर देखा तो सामने एक चेहरा था जो कहीं न कहीं जाना पहचाना सा लगा। मैंने आंखें सिकोड़कर ध्यान से देखा। अरे! ये तो अनिल भैया थे, मेरे पुराने दोस्त जो बनारस में रहा करते थे। वो यहाँ रांची में क्या कर रहे थे? मैं हैरान होकर उठा और उनकी ओर बढ़ने लगा। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ करता, वो खुद मेरी ओर आए। मेरे कंधे पर हल्के से हाथ रखते हुए बोले, अरे विक्रम! तू यहाँ? सब ठीक तो है? तू तो बनारस में था ना? मैंने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया। यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहता था भैया। आप रांची में कैसे? अनिल भैया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बनारस में मेरा छोटा मोटा धंधा था, लेकिन सब चौपट हो गया। वहां एक छोटी सी नौकरी मिली थी, लेकिन उससे घर का खर्चा चलाना मुश्किल था। सोचा रांची आकर कुछ नया शुरू करूं। ऊपर वाले की मेहरबानी से अब तक सब ठीक चल रहा है। अब तो बीवी बच्चों को भी यहां बुलाने की सोच रहा हूं। उनकी बात सुनकर मैंने सिर हिलाया। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बनारस में काम तो था, लेकिन कमाई इतनी नहीं थी। एक दोस्त ने बताया कि रांची में अच्छी नौकरी मिल सकती है। बस बैग उठाया और चला आया। लेकिन अब दिक्कत यह है कि रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। अनिल भैया मेरी बात सुनकर कुछ पल खामोश रहे। फिर बोले, तू अभी कहाँ ठहरा है? मैंने उदास स्वर में जवाब दिया, मेरा सामान तो फैक्ट्री के एक कोने में पड़ा है। दिन भर काम करता हूँ, लेकिन रात को सोने की कोई जगह नहीं। अकेला हूं, इसलिए कोई किराए पर कमरा देने को तैयार नहीं। बनारस में तो थोड़ा बहुत जुगाड़ हो जाता था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं। अनिल भैया ने मेरी ओर देखा और बोले, चल बैठकर बात करते हैं। बता, काम कैसा है? कितना कमा लेता है? हम दोनों एक मेज पर बैठ गए। तभी वेटर ने खाना लाकर रख दिया। मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनानी शुरू की। माँ चाहती हैं कि मैं जल्दी शादी कर लूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ पैसे जोड़ सकूं। बनारस में भी फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन वहां कमाई कम थी। यहाँ महीने के 450 से 500 रुपए तो बन ही जाएंगे। कुछ अपने पास रखूंगा, बाकी माँ को भेज दूंगा, ताकि वो शादी के लिए इंतजाम कर सकें। लेकिन रहने की जगह न मिलने की वजह से बहुत परेशान हूं। अनिल भैया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे यहाँ आए अभी 4 महीने ही हुए हैं, लेकिन तू फिक्र मत कर। मेरी कुछ जान पहचान है। मैं तेरे लिए कोई ना कोई जगह ढूंढ लूंगा। मैंने उत्साह में पूछ लिया, आप अभी कहाँ रह रहे हैं? वो थोड़ा रुके, फिर बोले, अभी तो मैं अपनी छोटी सी दुकान में ही रात बिता लेता हूँ। अपने लिए भी अभी कोई ठीक ठाक जगह नहीं ढूंढी। जब परिवार आएगा तब किराए का मकान लूंगा। मेरे लिए तो आसान है, लेकिन तेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। मन में ख्याल आया कि उनसे कह दूं कि आज की रात के लिए मुझे उनकी दुकान में जगह दे दें। लेकिन जब उन्होंने खुद कुछ नहीं कहा, तो मैंने भी सोचा कि उन्हें परेशान करना ठीक नहीं। हमने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद अनिल भैया ने बिल चुकाने की जिद की, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने पैसे दिए और हमने एक दूसरे के नए नंबर ले लिए, क्योंकि पुराने नंबर अब काम नहीं कर रहे थे।
जाते वक्त अनिल भैया ने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, मैं जल्दी ही तुझसे बात करूंगा। मेरे पास कुछ लोग आते जाते रहते हैं, तुझे रहने की जगह जरूर मिल जाएगी। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भैया जितनी जल्दी हो सके मेरी मदद कर दीजिए, वरना आज रात मुझे सड़क पर ही सोना पड़ेगा। ये बात मैंने जानबूझकर कही थी, उम्मीद थी कि शायद वो मुझे अपनी दुकान में रुकने को कह दें। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो मुझसे विदा लेकर चले गए। मैं ढाबे के बाहर एक बेंच पर बैठ गया। कल से फैक्ट्री में काम शुरू करना था। दिन तो वहां कट जाएगा, लेकिन रात की चिंता मुझे खाए जा रही थी। होटल में रुकना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। तनख्वाह इतनी नहीं थी कि हर रात होटल में बिता सकूं। अगर एक छोटा सा कमरा मिल जाता तो बात बन जाती, लेकिन कोई तैयार ही नहीं था। माँ को मैंने फोन पर झूठ बोल दिया था कि मुझे मकान मिल गया है, नहीं तो वो परेशान हो जाती। लेकिन सच तो ये था कि कमाई के लिए इंसान को बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। घर परिवार और यहाँ तक कि एक छत भी। मेरे साथ तो ये तीनों ही मुसीबतें एक साथ थीं। काफी देर तक ढाबे के बाहर बैठने के बाद मैंने सोने की जगह ढूंढने का फैसला किया। सड़क पर चलते चलते मैं एक ऐसे इलाके में पहुंच गया जहां टूटी फूटी झोपड़ियां थीं। कुछ लोग वहां सड़क किनारे बैठे थे, कुछ जमीन पर लेटे हुए। मैं सोच में पड़ गया कि क्या मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। मेरी जेब में थोड़े से पैसे और मेरा मोबाइल था। डर था कि अगर यहीं सो गया तो सुबह तक शायद दोनों गायब हो जाएं। इसलिए मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया। सड़क पर चलते चलते मैं एक सुनसान जगह पर पहुंच गया। वहां दूर दूर तक लोग अपने ठेले लगाए सामान बेच रहे थे। मैं भी एक किनारे जाकर बैठ गया। अभी दिन की रोशनी बाकी थी, इसलिए लेटना ठीक नहीं लगा। समय तेजी से बीत रहा था। धीरे धीरे चारों तरफ सन्नाटा छाने लगा। थकान ने मुझे घेर लिया और मैं उसी फुटपाथ पर लेट गया। पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। सुबह सूरज की पहली किरण ने मेरी आंखें खोलीं। कुछ देर तक मैं करवटें बदलता रहा, लेकिन जब धूप सीधे चेहरे पर पड़ी तो नींद उड़ गई। मैं उठकर बैठ गया। जेब से मोबाइल निकाला तो देखा सुबह के 7 बज रहे थे। मन में अफसोस हुआ कि अगर थोड़ा पहले उठ जाता तो सुबह की पूजा कर लेता। मैं रोज सुबह भगवान का नाम लेता था और उसे छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता था। कुछ देर तक मैं वहीं बैठा अपनी थकान को संभालता रहा। फिर पास के एक छोटे से ढाबे की ओर बढ़ गया। वहां जाकर मैंने मुंह हाथ धोया और नाश्ते का ऑर्डर दे दिया। वहां के लोग बड़े अच्छे थे। पानी और चाय आसानी से मिल गई, लेकिन सोने की जगह कोई नहीं दे रहा था। न जाने कैसा नियम था। अगर परिवार साथ हो तो मकान मिल जाता था, वरना नहीं। ये चिंता मेरे दिमाग में सवार थी। नाश्ते में चाय और पकौड़े आए। जैसे ही मैंने पहला कौर खाया, माँ की याद आ गई। सुबह सुबह वो अपने हाथों से मुझे खाना खिलाती थीं। मैं भले ही 26 साल का हो गया था, लेकिन उनके लिए आज भी वही छोटा सा बच्चा था। जब मैं बनारस छोड़कर रांची के लिए निकला था तो माँ की आंखें भर आई थीं। तेरे बिना घर सूना हो जाएगा, उन्होंने कहा था। मैं चुप रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मजबूरी थी। काम के लिए इंसान को बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। अपना घर, अपना शहर और यहाँ तक कि अपनी माँ भी। नाश्ता करने के बाद मैं सीधा फैक्ट्री की ओर चल पड़ा। काम 9 बजे शुरू होता था, लेकिन मैं 8 बजे ही निकल गया। वहां पहुंचने में आधा घंटा लग गया। फिर आधा घंटा बाहर बैठकर इंतजार करना था, क्योंकि 9 बजे से पहले किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। लंबी यात्रा के बाद जब मैं फैक्ट्री के गेट पर पहुंचा तो घड़ी में 8:30 बज रहे थे। वहां खड़ा चौकीदार मुझे देखकर रुक गया और बोला, फैक्ट्री ठीक 9 बजे खुलेगी, तब तक यहीं रुक जाओ। मैं चुपचाप गेट के पास एक पत्थर पर बैठ गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम पहले ऐसे मजदूर हो जो इतनी सुबह आ गए, लेकिन ये जोश शुरू शुरू में ही होता है। कुछ दिन बाद सब लेटलतीफी करने लगते हैं। उसने आगे बताया कि मैनेजर, ठेकेदार और बाकी मजदूर अक्सर देर से आते हैं। कभी कभी मालिक खुद आ धमकते हैं, और अगर कोई गायब मिलता है तो सबकी खैर नहीं। फिर उसने मेरी ओर देखकर कहा, तुम तो बड़े ईमानदार लगते हो। मैं मालिक से तुम्हारी तारीफ जरूर करूंगा। उसकी बात सुनकर मैंने कुछ नहीं कहा। मन में ख्याल आया कि शायद वो ये तारीफ किसी और मकसद से कर रहा है, लेकिन मेरा उसे कुछ देने का कोई इरादा नहीं था। मैं बस गेट की ओर देखता रहा। मन में यही दुआ मांग रहा था कि काश मुझे रहने के लिए कोई छोटा सा कमरा मिल जाए। फुटपाथ पर सोना अब मेरे लिए असहनीय हो चुका था। वक्त जल्दी बीत गया। जैसे ही 9 बजे गेट खुला, मैं अंदर चला गया। सीधे अपने लॉकर की ओर बढ़ा।
हर मजदूर को एक लॉकर मिला था, लेकिन मेरे सामान की मात्रा ज्यादा थी, इसलिए मुझे 3 लॉकर दिए गए थे। ठेकेदार ने मेरी मजबूरी देखकर काफी मदद की थी। मैंने अपने कपड़े निकाले, मशीन के पास रखे और वॉशरूम में जाकर कपड़े बदल लिए। फिर अपने काम के विभाग की ओर चल पड़ा। आज मेरा पहला दिन था और मैं कोई गलती नहीं करना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि मुझे किस मशीन पर लगाया जाएगा, लेकिन काम का हर हिस्सा मुझे अच्छे से आता था। कुछ ही देर में फैक्ट्री में चहल पहल शुरू हो गई। कुछ मजदूरों ने मुझे मुस्कुराकर नमस्ते की, तो कुछ ने अनदेखा करके अपने काम में ध्यान लगाया। मैं बस ठेकेदार का इंतजार कर रहा था। ये नौकरी मुझे मेरे एक पुराने दोस्त ने दिलवाई थी, जो रांची में रहता था और ठेकेदार का अच्छा जानकार था। करीब 10 बजे ठेकेदार आया। मैं तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने पहले बाकी मजदूरों से बात की, किसी को समझाया, किसी को डांटा और किसी से हंसकर गपशप की। आधे घंटे बाद वो मेरे पास आया और बोला, वाह विक्रम, चौकीदार ने बताया कि तू बड़ा पक्का है समय का। लेकिन सुन, लॉकर के पास मेरे बिना जाना मना है। तुम्हें 3 लॉकर दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिना इजाजत वहां जाओ। मालिक ने कैमरे में तुझे देखा है। ऐसी हरकत से चोरी का शक भी हो सकता है। मैंने तुरंत माफी मांगी। माफ करें भैया, आज मेरा पहला दिन है। मुझे नियम नहीं पता थे। कृपया मुझे सारे नियम बता दीजिए। वो सिर हिलाते हुए बोला, यहाँ कोई सख्त नियम नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि कोई गड़बड़ ना हो। तू तो घर परिवार छोड़कर यहाँ आया है। अब यही तेरा काम का मैदान है। उसका लहजा नरम और समझदार था। मैं कुछ कह पाता उससे पहले उसने कहा, मैं तुझे मशीन ऑपरेटर की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। तेरे दोस्त ने बताया कि तू अपने काम में माहिर है। मैंने तुरंत जवाब दिया, जी, मैं अपनी पुरानी फैक्ट्री में अच्छा कारीगर था। लेकिन वहां न तो समय पर पैसे मिलते थे, न ही मजदूरों को इज्जत। इंसान भले सूखी रोटी खा ले, लेकिन सम्मान तो मिलना चाहिए। मेरी बात सुनकर उसने सिर हिलाया और मुझे एक मशीन की ओर ले गया। ये एक कागज की फैक्ट्री थी, जहां नोटबुक, कॉपियां और किताबें बनती थीं। चारों तरफ बड़ी बड़ी मशीनें थीं और कागज की गर्मी से भरा माहौल मुझे थोड़ा अखर रहा था। मुझे ऐसी जगहों पर अक्सर बेचैनी होती थी, लेकिन मजबूरी थी। नया काम सीखने का मन तो नहीं था, पर जीविका के लिए ये करना ही था। ठेकेदार ने मुझे मशीन के हर हिस्से को समझाया, उसका काम करने का तरीका बताया। मैंने हर बात को ध्यान से सुना और सवाल पूछकर और साफ किया। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। स्कूल की पढ़ाई अधूरी छूट गई थी। मेरे घर में 2 छोटी बहनें और एक बड़ा भाई था। सारी जिम्मेदारी पिताजी पर थी। अगर मैं और मेरा भाई उनकी मदद न करते, तो शायद आज हमारा घर ना होता, गाड़ी ना होती और न ही हम अपनी बहनों की शादी कर पाते। छोटी उम्र से ही मैं और भाई पिताजी के साथ काम में जुट गए थे। पिताजी को हाथ का काम आता था, लेकिन उनकी कमाई कम थी। हम भाइयों ने मशीनें चलाना सीखा और बड़े कामों की ओर बढ़े। आज मेरा भाई पुणे में एक बड़ी कंपनी में मशीन ऑपरेटर है। उसका ओहदा मुझसे ऊंचा है, लेकिन हमारी आदत थी कि हम कभी एक साथ एक जगह काम नहीं करते। हमारी आपस में नहीं बनती थी, झगड़ा हो जाता था। लेकिन अगर कोई हम में से किसी के खिलाफ होता, तो हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। मेरी मेहनत देखकर ठेकेदार प्रभावित हुआ। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू छोटी उम्र में इतना मेहनती है, कमाल है। अगर तू ईमानदारी से काम करेगा तो तुझे बहुत कुछ मिलेगा। अभी तेरा वेतन 450 रुपये महीना है। आगे चलकर मैं इसे बढ़ाने की बात करूंगा। बोनस और छुट्टियां भी मिलेंगी। बस मेहनत और ईमानदारी रखना। इतना कहकर वो जाने लगा, लेकिन मैंने उसे पुकार लिया, रमेश भैया, एक बात सुनिए। वो रुका और बोला, हाँ बोल, क्या बात है। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर हिम्मत करके बोला, क्या मुझे इस शहर में रहने की कोई जगह मिल सकती है? मैं बहुत परेशान हूं। कल रात फुटपाथ पर सोया था, इसलिए आज सुबह यहां आकर कपड़े बदले। मैंने कई जगह कमरा ढूंढा, लेकिन सब परिवार वालों को ही जगह देते हैं। मेरा परिवार तो बनारस में है, मैं कहां से लाऊं? होटल में रहना मेरे बस की बात नहीं। मुझे शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं, मां को पैसे भेजने हैं। अगर सारा पैसा रहने में चला गया तो मैं क्या बचाऊंगा? वो मेरी बात सुनकर सिर हिलाने लगा, फिर बोला, देख भाई, अभी मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अगर कुछ मिला तो तुझे जरूर बताऊंगा। लेकिन एक बात याद रख, फैक्ट्री में रात को रुकना सख्त मना है। एक बार किसी ने ऐसा किया था, तो मालिक ने उसे और ठेकेदार को निकाल दिया था।
मेरा घर भी छोटा है, वरना मैं तुझे जगह दे देता। मैंने जल्दी से कहा, नहीं भैया, मेरा वो मतलब नहीं था। बस अगर आपको कोई जगह दिखे तो मुझे बता दीजिएगा। वो चला गया और मैं मशीन पर काम में जुट गया। मुझे जो प्रोडक्शन सौंपा गया था उसे पूरा करना मेरी जिम्मेदारी थी। अभी कुछ ही देर हुई थी कि मेरा फोन बजा। मैंने मशीन को ऑटो मोड पर डाला और फोन उठाया। नंबर अनजान था। जैसे ही मैंने कॉल रिसीव की, एक जानी पहचानी सी आवाज मेरे कानों में गूंजी। विक्रम, तू कैसा है? सब ठीक है? मैं एक पल के लिए ठिठक गया। वो आवाज कहीं सुनी हुई सी लग रही थी। मैंने तुरंत पूछा, कौन बोल रहा है? लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने झुंझलाकर फिर कहा, बताओ कौन है ये? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी याद मेरे सामने आ खड़ी हुई हो। मैंने फिर से पूछा, क्या तुम माया हो? मैंने अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि फोन कट गया। मैंने दोबारा कॉल की, लेकिन नंबर अब बंद था। शायद किसी ने गलती से कॉल कर दी थी। मैंने सिर झटका और खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक वहम होगा। लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। कहते हैं जब कोई ख्याल बार बार मन में आए तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। और मेरी आदत थी कि अगर कुछ होने वाला होता तो मुझे पहले से आभास हो जाता था। मैं दोबारा फोन मिलाने ही वाला था कि ठेकेदार की आवाज गूंजी। विक्रम, तूने अपना मोबाइल काउंटर पर जमा नहीं किया? मैंने सिर हिलाकर नहीं का इशारा किया। वो बोला, जल्दी जा जमा कर दे। काम के दौरान फोन रखना सख्त मना है। मैंने हामी भरी और काउंटर की ओर बढ़ गया, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी उस अनजान आवाज में उलझा था। शायद ये मेरा वहम था। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर जब तक मन को यकीन न मिले, चैन कहाँ। काउंटर पर पहुंचकर मैंने माँ को फोन लगाया। पहली घंटी पर ही उन्होंने फोन उठाया और बोली, हेलो बेटा, सब ठीक है? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही मैंने पूछ लिया, माँ, पिताजी और भैया माया के घर गए थे ना? माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे जाने के बाद वो दोनों वहां गए थे। तुम्हें तो पता है, तुम्हारे पापा उस बात को भूल ही नहीं पाते। मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता था। मैंने जल्दी से राम राम कहा और फोन रख दिया। शायद ये सब मेरा वहम था। एक जैसी आवाज तो कई लोगों की हो सकती है। मैंने सिर झटका मोबाइल काउंटर पर जमा किया और अपनी मशीन की ओर लौट गया। मुझे क्या पता था कि रांची में मेरी जिंदगी अब एक नया रास्ता लेने वाली थी। पूरा दिन काम में गुजर गया। रात 10 बजे काम खत्म हुआ तो मैं फैक्ट्री से बाहर निकला। तभी चौकीदार ने मुझे रोका। उसका चेहरा देखकर मेरे होंठों पर अपने आप हल्की सी मुस्कान आ गई। वो बोला, तुम बड़े मेहनती हो, इतनी रात तक कोई नहीं रुकता। मैंने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला, उसकी जेब में रखते हुए कहा, मेहनत से कमाओ भाई, भगवान मेहनती को कभी खाली नहीं छोड़ता। मीठी मीठी बातें करके पैसे मांगना ठीक नहीं। इतना कहकर मैं बिना कुछ और सुने आगे बढ़ गया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दूसरों को समझानी पड़ती हैं। यह हमारा फर्ज है। मैं उसी ढाबे पर पहुंचा जहां कल अनिल भैया से मुलाकात हुई थी। फैक्ट्री में दोपहर का खाना मिलता था, पर रात का नहीं। खाना खाते हुए मैं सोच में डूब गया। अगर रोज बाहर खाना पड़ा तो खर्चा बढ़ जाएगा, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलते चलते मैं उसी फुटपाथ पर पहुंच गया जहां मैं रात बिताने की सोच रहा था। दिमाग में दिन भर की बातें घूम रही थीं। कुछ साथी बहुत अच्छे थे, पर कुछ मुझसे जलन करने लगे थे। उनका कहना था कि मुझे नई नई नौकरी में इतनी अच्छी तनख्वाह मिल रही है, जबकि वो सालों से काम कर रहे हैं। मैं चुप रहा और अपने काम में जुटा रहा, लेकिन वो रहस्यमयी फोन कॉल मुझे बार बार परेशान कर रही थी। मैंने मोबाइल निकाला, नंबर देखा, बिल्कुल अनजान। फिर भी कॉल की पर फोन बंद था। मैंने सिर झटक कर आंखें बंद की और खुद से कहा, शायद ये मेरा भ्रम है। जो चले गए वो लौट कर नहीं आते। इतना सोचकर मैं चुपके से गहरी नींद में डूब गया। रात अजीब सी बीती। कभी गाड़ियों की आवाज, कभी किसी की आहट से नींद टूटती रही। सड़क पर सोना डरावना था, पर जो मुसीबत मेरे सामने थी उसका सामना मुझे ही करना था। सुबह सूरज की किरणों ने मुझे जगाया। मोबाइल देखा तो 8 बज रहे थे। मैंने तुरंत अनिल भैया को फोन लगाया। रात भर की बेचैनी, मच्छरों के काटने और सड़क की आवाजों ने मुझे परेशान कर दिया था। मन में बस एक ही डर था, कहीं कोई मेरी जेब से पैसे या मोबाइल ना चुरा ले। अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा? पहली घंटी पर ही अनिल भैया ने फोन उठाया। मैंने नमस्ते करके उनका हाल पूछा।
उनकी आवाज थकी और भारी लग रही थी। वो बोले, मैं तुझे ही फोन करने वाला था। एक जगह मेरी नजर में है। आज शाम को मुझसे मिल ले, मैं तुझे सारी बात बता दूंगा। अभी दुकान खोल ली है। मैंने ठीक है कहकर फोन रख दिया। मन में ठान लिया कि चाहे वहां पानी हो या ना हो, बिजली हो या ना हो, मुझे वही जगह चाहिए। बस एक ठिकाना मिल जाए। घर पर मैंने सबको यही बताया था कि मुझे कमरा मिल गया है, पर असल में ये झूठ था। सड़क पर चलते हुए मेरे मन में डर और उम्मीद दोनों थे। ढाबे पर पहुंचकर मैंने मुंह हाथ धोया, नाश्ता किया और माँ को फोन लगाया। कल की जल्दबाजी वाली बात से मुझे यकीन था कि वो परेशान रही होंगी। पहली घंटी पर ही उन्होंने फोन उठाया और बोली, बेटा, तू ठीक है? एक काम कर, वापस आ जा। मुझे तेरे बारे में अच्छा नहीं लग रहा। रात सपने में भी कुछ अच्छा नहीं देखा। मैंने हल्के से हंसकर कहा, माँ, मैंने आपको टेंशन देने के लिए फोन नहीं किया। बस आपसे थोड़ा सुकून चाहिए था। आप ठीक है ना? घर पर सब खैरियत है? माँ ने जवाब दिया, हाँ बेटा, यहाँ सब ठीक है। बस तुझे लेकर दिल बेचैन है। लगता है तू परेशान है। अगर कोई बात है तो बता दे, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लूंगी। तू ठीक जगह पर रह रहा है ना? मैंने तुरंत कहा, हाँ माँ, सब ठीक है। चौकीदार और ठेकेदार से मेरी अच्छी बन रही है। कुछ मजदूरों से भी दोस्ती हो गई है। और हाँ, अनिल भैया भी यही हैं। उनसे भी मुलाकात हो रही है। ये सुनकर माँ थोड़ा शांत हुई और इधर उधर की बातें करने लगीं। करीब 15 मिनट तक हमने बात की। फिर काम का वक्त हो रहा था तो मैंने फोन रखा और फैक्ट्री की ओर चल पड़ा। आज मुझे 10 मिनट की देरी हो गई थी। जल्दी जल्दी अंदर जाने ही वाला था कि चौकीदार ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, कल तूने मुझे एक बात सिखाई थी। आज मैं तुझे कुछ सिखाता हूँ। जो अपने काम से प्यार करता है, काम भी उससे प्यार करता है। अगर तू पहले दिन से ही लेट आने लगेगा तो याद रख, यहाँ सबकी इज्जत है, पर तेरी सबसे कम रह जाएगी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और अंदर चला गया। आज कपड़े बदलने की जरूरत नहीं थी, तो मैं सीधा अपनी मशीन पर पहुंचा और काम शुरू कर दिया। दिन धीरे धीरे बीता। रात 10 बजे काम खत्म हुआ और मैं ढाबे की ओर चल पड़ा। मन में उम्मीद थी कि आज अनिल भैया से मिलकर रहने की जगह का कुछ पता चलेगा। रोज फुटपाथ पर सोना अब असहनीय हो रहा था। लंबा रास्ता तय करके ढाबे पर पहुंचा तो देखा कि अनिल भैया अभी नहीं आए थे। मैंने खाना मंगाया और चुपके से भगवान से दुआ करने लगा कि आज मुझे रहने की जगह मिल जाए। मैं सचमुच थक चुका था। 10 मिनट बाद मैंने देखा कि अनिल भैया एक छोटे से लड़के के साथ आ रहे थे। मैं तुरंत खड़ा हो गया, उनसे गले मिला और लड़के के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। वो कुर्सी खींच कर बैठे और बोले, कामकाज कैसा चल रहा है? सब ठीक है? मैंने मुस्कुराकर कहा, जी भैया, सब ठीक है। बस रहने की जगह मिल जाए तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। रोज सड़क पर सोना पड़ता है, नींद पूरी नहीं होती और हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं चोरी ना हो जाए। सुना है रांची में चोरियां बहुत होती हैं। वो हल्के से हंसे और बोले, सही कह रहे हो। मेरे साथ भी पहले दिन ऐसा ही हुआ था। मेरा बटुआ और फोन चोरी हो गया था। अच्छा हुआ कि दुकान में दूसरा फोन और कुछ पैसे रखे थे, वरना मुश्किल हो जाती। मैंने अफसोस जताते हुए सिर हिलाया। फिर वो बोले, मैंने तेरे लिए एक जगह का इंतजाम कर लिया है, लेकिन एक दिक्कत है। मैंने तुरंत कहा, भैया, चाहे कितनी भी बड़ी दिक्कत हो, मुझे मंजूर है। पानी हो या ना हो, बिजली हो या ना हो, मैं हर मुश्किल झेल लूंगा। बस मुझे एक ठिकाना दे दीजिए। फिर उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, जिंदगी इंसान को कई बार मजबूर कर देती है। तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुम सचमुच परेशान हो। लेकिन सुन, जिस जगह की बात मैं कर रहा हूँ वो एक अकेली औरत का घर है। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ कहते हैं कि उसने अपने पति को मार डाला और फिर कहीं गायब हो गई। अब वो अकेली रहती है, कोई मर्द उसका साथी नहीं। कई बार उसने अपना घर किराए पर देने की कोशिश की, लेकिन लोग डरते हैं। उसे देखकर लोग सहम जाते हैं जैसे कोई खतरा हो। इस शहर में अकेली औरतों को कोई आसानी से जगह नहीं देता। अब तू खुद सोच ले। अगर तुझे कोई दिक्कत नहीं तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। किराया 6,000 रुपये महीना होगा। एक कमरा, बाथरूम, छोटा सा रसोई घर और एक छोटा बरामदा। पास में कुछ बच्चे पढ़ने भी आ सकते हैं तो तुझे थोड़ा अतिरिक्त काम भी मिल जाएगा। बस किराया वक्त पर देना होगा। उनकी बात सुनकर मैं कुछ पल सोच में डूब गया। ये शहर मेरे लिए अनजान था, लोग भी अजनबी।
अगर वो औरत मुझे किसी मुसीबत में डाल दे तो मैं क्या करूंगा? लेकिन फिर मैंने सोचा, सड़क पर सोने से तो बेहतर ही है। मैंने अनिल भैया की ओर देखा और बोला, ठीक है भैया, जो भी मुश्किल आएगी मैं झेल लूंगा। आप उस औरत से मेरी हाँ कह दीजिए। मैं किराए का कमरा लेने को तैयार हूँ। अब मुझसे फुटपाथ पर नहीं रहा जाता। मेरा सारा सामान फैक्ट्री में पड़ा है। पैसे और मोबाइल हर वक्त जेब में रखने पड़ते हैं। बहुत परेशानी हो रही है। माँ बार बार वीडियो कॉल पर घर देखने की जिद करती हैं। मैं उन्हें और झूठ नहीं बोल सकता। बस उस औरत से मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। हम सिर्फ किराए का समझौता करेंगे, जिसमें साफ लिखा होगा कि मैं किराया दूंगा और अपनी मर्जी से रहूंगा। अनिल भैया ने सिर हिलाया और बोले, हाँ, वैसे भी लोग उसे बेवजह बदनाम करते हैं। वो औरत कहती है कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। उसका मामला अभी कोर्ट में है। जब तक कुछ साबित नहीं होता वो बेकसूर ही है। फिलहाल वो चुपचाप अपनी जिंदगी जी रही है। मैंने तुरंत कहा, तो चलिए भैया, अभी उससे मिल लेते हैं। मैं सुबह फैक्ट्री से अपना सामान ले आऊंगा। आज रात यहीं काट लूंगा। वो बोले, नहीं, अभी रात में जाना ठीक नहीं। वो औरत रात को किसी को घर में नहीं आने देती। दिन में जाना। वो थोड़ी सख्त मिजाज है, लेकिन लोग कहते हैं कि उसका दिल बहुत साफ है। हमेशा सिर ढककर रहती है। किसी अनजान मर्द से बात नहीं करती। मजबूरी में वो तुझे जगह देने को तैयार है, वरना वो भी परिवार वालों को ही देना चाहती थी। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। किस्मत का खेल न कभी रुका है न कभी रुकेगा। उस रात मैंने जैसे तैसे फुटपाथ पर काटी। सुबह सूरज की रोशनी के साथ नई उम्मीद जगी। मैं उस औरत के घर जाना चाहता था। अनिल भैया ने सुबह फोन करके कहा था, दोपहर 2 बजे तक पहुंच जाना, वो तुझसे मिलेगी। मैं फैक्ट्री पहुंचा और दोपहर 2 बजे ठेकेदार के पास गया। वो बड़ा नेक इंसान था। मैंने छुट्टी की अर्जी दी और उसने तुरंत मंजूर कर दी। ठीक 2 बजे मैं उस औरत के घर के सामने था। मन में डर भी था कि कहीं कोई परेशानी ना हो जाए, लेकिन उम्मीद थी कि सब ठीक होगा। मुझे इन बातों में नहीं पड़ना था। मुझे तो बस अपनी नौकरी और एक ठिकाना चाहिए था। मैंने दरवाजे पर हल्के से खटखटाया। अंदर से एक नरम आवाज आई, रुको, आ रही हूं। वो आवाज सुनकर मैं एक पल के लिए रुक गया। दरवाजा खुला और मेरी नजर उस औरत पर पड़ी। सिर पर साड़ी का पल्लू सादगी में लिपटी हुई। मैं उसे देखता ही रह गया। ऐसा लगा जैसे दुनिया एक पल में ठहर गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या ये कोई चमत्कार था या मेरी आंखों का धोखा? मेरे मुंह से धीरे से निकला, आप आप जिंदा हैं? वो भी मुझे देखकर सन्न रह गई, जैसे उसकी सांसें थम गई हों। मैं कुछ और कह पाता, उससे पहले वो दरवाजा बंद करने लगी। लेकिन मैं जल्दी से अंदर चला गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, आप जिंदा हैं? फिर वो सब क्या था? अंतिम संस्कार खबरें, सब झूठ था? वो फूट फूट कर रोने लगी और अंदर जाने लगी। मैंने उसे रोका। फिर उसने जो बताया उसे सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। वो मेरी बुआ थी। उसने बताया कि उसने अपने पति को मार डाला था, क्योंकि वो इंसान नहीं हैवान था। उसने उस पर हमला किया था और बचाव में उसने जवाबी वार किया, जिससे वो मर गया। डर के मारे वो हमारे घर आई थी, लेकिन मेरी माँ ने डरकर उसे निकाल दिया। कुछ घंटों बाद खबर आई कि उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी लाश अस्पताल में मिली। हालत इतनी खराब थी कि हमने उसी रात उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन बुआ ने बताया कि वो लाश उसकी नहीं थी। मेरे पापा ने सब कुछ पहले से तय कर लिया था। किसी और की लाश को उसकी लाश बताकर जला दिया गया और उसे उसी रात बनारस भेज दिया गया। मुझे याद आया, जब मैंने पिताजी से बनारस जाने की बात की थी तो वो गुस्सा हो गए थे। बोले थे, तुझे वहां जाने की जरूरत नहीं, वो जगह तेरे लिए ठीक नहीं। लेकिन मैं जिद पर अड़ा रहा। मुझे लगा था कि वहां जाकर कुछ सच्चाइयां सामने आएंगी। और सचमुच जब मैं वहां पहुंचा तो जो हुआ उसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने बुआ को गले लगाया और हम दोनों खूब रोए। उसने गलती की थी, लेकिन उस गलती के पीछे एक मजबूरी थी। अपने बचाव में किसी की जान लेना गलत है, पर जब हालात इंसान को दीवार से टकरा देते हैं तो सही गलत की लकीरें धुंधली पड़ जाती हैं। उस दिन मुझे एक बात समझ आई, मौत वहीं लेती है जिसका वक्त आता है। न कोई उससे पहले बच सकता है, न बाद में रोक सकता है। उसके बाद मैं बुआ के साथ रहने लगा। पिताजी से अलग होने का फैसला मैंने पहले ही कर लिया था। मैंने उनसे कहा था, अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। उन्होंने बहुत मना किया। कहा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे खर्चे भेजता रहूंगा।
लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैं बुआ के घर एक किराएदार की तरह रहा। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। जिंदगी अब पटरी पर थी। माँ चाहती थी कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैंने साफ कह दिया, रांची अब मेरा घर है। यही मेरी दुनिया है। हम 3 भाई हैं। एक माँ पिताजी के साथ, दूसरा बुआ के साथ, और मैं अपनी राह पर। सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। जिंदगी ने सिखाया कि रिश्तों की कीमत वही जानता है जो मुश्किलों के तूफान से गुजरा हो। इंसान को हमेशा अपने रिश्तों को संभालना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में वही साथ देते हैं। आज मुझे सुकून है कि पिताजी ने उस वक्त अपनी बहन को बचाया। उन्होंने उसकी इज्जत को संभाला। गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन अगर रिश्तों का इरादा साफ हो तो भगवान भी माफ कर देता है। आखिर में बस इतना कहूंगा, खून का रिश्ता कभी पराया नहीं होता। समय चाहे जितनी दूरियां बना दे, जब तक दिल में अपनापन है तब तक हर रिश्ता जिंदा रहता है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।